नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीयूवी ग्लोबल इंडिया के इस नए ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमनली यूज्ड कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है फीफो और एलआईएफओ। दोस्तों, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंटरी मैनेजमेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग की बात होती है, तो ये दो मेथड्स फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एलआईएफओ लास्ट इन फर्स्ट आउट बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इस सेशन में हम समझेंगे कि ये दोनों मेथड्स क्या होते हैं, इनका रियल लाइफ यूज कहाँ किया जाता है, और कैसे ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रॉफिट कैलकुलेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझते हैं फीफो और एलआईएफओ के कॉन्सेप्ट्स को, विथ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और इजी एग्जाम्पल्स के साथ। इंट्रोडक्शन टू इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट होता क्या है और ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या वेयरहाउसिंग ऑपरेशन के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो मटेरियल्स की प्लानिंग, कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग से जुड़ा होता है। इसका मेन उद्देश्य होता है कि सही समय पर सही क्वांटिटी में मटेरियल अवेलेबल रहे, ना ज्यादा ना कम। अगर इन्वेंटरी ज्यादा हो जाए तो उसे ओवरस्टॉकिंग कहते हैं, जिससे स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाती है और मटेरियल वेस्ट भी होता है। और अगर इन्वेंटरी कम पड़ जाए तो शॉर्टेज की प्रॉब्लम आती है, जिससे प्रोडक्शन रुक सकता है या डिले हो सकता है। एक वेल मैनेज्ड इन्वेंटरी सिस्टम इन दोनों समस्याओं से बचाता है। इससे रिसोर्सेज का सही उपयोग होता है और पूरी ऑपरेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है। हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वेंटरी एक ब्रिज की तरह काम करती है, जो प्रोडक्शन और कस्टमर डिमांड के बीच कनेक्शन बनाती है। अगर इस ब्रिज को सही तरह से मैनेज किया जाए तो प्रोडक्शन लगातार चलता रहता है और कस्टमर डिमांड समय पर पूरी होती है। इसलिए प्रॉपर इन्वेंटरी मैनेजमेंट वेस्ट को कम करता है, स्टोरेज कॉस्ट को कंट्रोल करता है और मटेरियल फ्लो को स्मूथ बनाए रखता है। अब सवाल आता है, इस इन्वेंटरी को मैनेज कैसे किया जाए। तो इसके लिए इंडस्ट्रीज में कई टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें सबसे कॉमन है फीफो और एलआईएफओ। यही दो टेक्निक्स हम अगले हिस्से में डिटेल में समझेंगे। What is FIFO? अब चलिए समझते हैं पहला और सबसे कॉमनली यूज्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट मेथड FIFO, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नाम से ही साफ है, जो मटेरियल सबसे पहले आया वही सबसे पहले बाहर जाएगा। मतलब, जो स्टॉक पहले वेयरहाउस में रिसीव हुआ है वही पहले इश्यू या सेल किया जाएगा। इसका मेन पर्पस होता है कि पुराने मटेरियल्स पहले यूज हों, ताकि प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन रहे और कोई भी आइटम एक्सपायर या ऑब्सोलीट ना हो जाए। खासकर उन इंडस्ट्रीज में जहां फ्रेशनेस और एक्सपायरी का बहुत महत्व होता है, जैसे फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल कंपनीज या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वहां फीफो मेथड बहुत ही इफेक्टिव साबित होता है। इस सिस्टम की एक और खासियत यह है कि इससे वेयरहाउस में मटेरियल फ्लो बिल्कुल क्लियर और ट्रेसेबल रहता है। कौन सा स्टॉक कब आया, कब यूज हुआ, सब कुछ आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा फीफो मेथड से स्टॉक रोटेशन बेहतर होता है, लॉसेस ड्यू टू एजिंग स्टॉक कम होते हैं और इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स व कॉस्ट कैलकुलेशन भी एक्यूरेट रहते हैं। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो फीफो एक ऐसा सिस्टम है जो फ्रेशनेस बनाए रखता है, वेस्ट घटाता है और मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाता है। हाउ फीफो वर्क्स। अब देखते हैं कि फीफो मेथड प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। फीफो में मटेरियल्स को उसी ऑर्डर में इश्यू किया जाता है जिस ऑर्डर में वे रिसीव किए गए होते हैं। मतलब, जो मटेरियल सबसे पहले वेयरहाउस में आता है उसे सबसे पहले प्रोडक्शन या डिस्पैच के लिए भेजा जाता है। इससे होता यह है कि कोई भी पुराना मटेरियल ज्यादा समय तक पड़ा नहीं रहता और हर आइटम अपने प्रॉपर लाइफ साइकिल में यूज हो जाता है। इस तरह स्टॉक एजिंग और मटेरियल वेस्टेज दोनों से बचाव होता है। फीफो मेथड को इम्प्लीमेंट करना भी काफी आसान होता है। वेयरहाउसेज में मटेरियल्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि पुराना स्टॉक सामने या आसानी से एक्सेसिबल जगह पर रहे और नया स्टॉक पीछे रखा जाए ताकि सीक्वेंस मेंटेन रहे। इससे वेयरहाउस में सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ गुड्स बना रहता है और पूरा प्रोसेस रिसीविंग से लेकर डिस्पैच तक एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलता है। आजकल फीफो सिस्टम को और भी एफिशिएंट बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में लेबलिंग सिस्टम्स, प्रॉपर रैकिंग सेटअप्स और डिजिटल टूल्स जैसे बारकोड स्कैनर्स या ईआरपी सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हर मूवमेंट सही सीक्वेंस में रिकॉर्ड और ट्रैक हो सके। एडवांटेजेस ऑफ फीफो। अब बात करते हैं कि आखिर फीफो मेथड को इतना पॉपुलर और प्रेफर्ड क्यों माना जाता है। इस मेथड के कई ऐसे फायदे हैं जो इसे हर इंडस्ट्री के लिए एक रिलायबल इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बना देते हैं। सबसे पहले, फीफो की सबसे बड़ी खासियत है कि ये पुराने मटेरियल्स को पहले यूटिलाइज करता है।
जिससे वेस्टेज कम होता है और प्रोडक्ट क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहती है। इससे ना तो मटेरियल एक्सपायर होता है और ना ही ऑब्सोलीट बनता है, यानी क्वालिटी और फ्रेशनेस दोनों कंट्रोल में रहते हैं। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि फीफो सिस्टम इन्वेंटरी वैल्यूएशन को ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है। मान लीजिए मार्केट में प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं, तो फीफो में जो स्टॉक अंत में बचता है वो लेटेस्ट परचेस कॉस्ट पर बेस्ड होता है। इससे कंपनी को अपनी करंट मार्केट वैल्यू का सही अंदाजा मिलता है। इसके अलावा फीफो सिस्टम से वेयरहाउस ऑर्गेनाइजेशन भी बेहतर होती है, क्योंकि हर आइटम एक फिक्स्ड सीक्वेंस में मूव होता है, तो ट्रैकिंग और ऑडिटिंग आसान हो जाती है और ट्रांसपेरेंसी व कॉस्ट कंट्रोल दोनों बनाए रखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर फीफो मेथड एक ऐसा सिस्टम है जो स्मूथ ऑपरेशंस, बेटर मटेरियल फ्लो और एक्यूरेट कॉस्ट कंट्रोल तीनों को बैलेंस करता है। लिमिटेशंस ऑफ फीफो। जैसा कि हर सिस्टम के अपने फायदे होते हैं, वैसे ही कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। फीफो मेथड भी इससे अछूता नहीं है। भले ही ये सिंपल और इफेक्टिव हो, लेकिन हर बिजनेस एनवायरनमेंट में ये हमेशा परफेक्ट चॉइस नहीं बन पाता। सबसे पहले अगर हम इन्फ्लेशन यानी दाम बढ़ने के दौर की बात करें, तो फीफो में जो पुराना सस्ता स्टॉक होता है वही पहले बेचा जाता है। इससे प्रॉफिट ज्यादा दिखता है क्योंकि कॉस्ट कम और सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि टैक्सेबल इनकम भी बढ़ जाता है, जिससे कंपनी को हायर टैक्स लायबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, कुछ इंडस्ट्रीज में जहां स्टोरेज स्पेस कम होता है या मटेरियल हैंडलिंग बहुत फ्रीक्वेंट होती है, वहां स्ट्रिक्टली फीफो सीक्वेंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस में पुराने और नए स्टॉक का सही ऑर्डर मैनेज करना प्रैक्टिकली चैलेंजिंग होता है। फीफो सिस्टम को सही से चलाने के लिए प्रॉपर लेबलिंग, ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज लेआउट और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जरूरी होती है। अगर वेयरहाउस कंजेस्टेड है या मटेरियल्स बल्की हैं, तो फिजिकल हैंडलिंग और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। इसके अलावा एक और लिमिटेशन ये है कि फीफो मेथड हमेशा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्योंकि पुराने रेट वाला मटेरियल पहले इश्यू हो जाता है। इससे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कभी कभी प्राइस फ्लक्चुएशन का रियल इम्पैक्ट नहीं दिखा पाती। तो देखा जाए तो फीफो एक बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन इसे अडॉप्ट करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्टोरेज कंडीशंस, मटेरियल टाइप और मार्केट सिनेरियो जरूर एनालाइज करना चाहिए। अब अगले हिस्से में हम समझेंगे इसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच LIFO मेथड, जो कुछ मामलों में फीफो की तुलना में ज्यादा प्रैक्टिकल साबित होता है। व्हाट इज LIFO? अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट मेथड की, और वो है LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसा कि नाम से ही साफ है, इस मेथड में जो स्टॉक सबसे आखिरी में आया होता है उसे सबसे पहले इश्यू या सेल किया जाता है, यानी जो मटेरियल वेयरहाउस में लास्ट रिसीव्ड हुआ है वही फर्स्ट डिस्पैच्ड होगा। LIFO मेथड ज्यादातर उन इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है जहां मटेरियल्स आसानी से खराब नहीं होते या जहां फ्रेशनेस और एक्सपायरी की कंसर्न कम होती है, जैसे मेटल इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वेयरहाउसेस या ड्यूरेबल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इसका में फोकस होता है कॉस्ट कंट्रोल और अकाउंटिंग एक्यूरेसी पर, खासकर तब जब मार्केट में प्राइसेस लगातार फ्लक्चुएट कर रहे हों, क्योंकि LIFO मेथड में लेटेस्ट परचेस प्राइस को पहले कंसिडर किया जाता है। इसलिए ये मेथड करंट मार्केट कंडीशन को ज्यादा एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है। एक और फायदा यह है कि इन्फ्लेशन के समय जब प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, तो LIFO में न्यूअर हाई कॉस्ट मटेरियल पहले इश्यू होता है, जिससे प्रॉफिट थोड़ा कम दिखता है और इनडायरेक्टली टैक्स लायबिलिटी भी कम होती है। इसके अलावा कई वेयरहाउसेस में जहां नया स्टॉक सामने आता है या आसान रीच में रहता है, वहां LIFO मेथड से मटेरियल हैंडलिंग आसान हो जाता है, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट सीधा होता है, जो आया वही पहले गया। तो सिंपल शब्दों में कहें तो LIFO मेथड इन्वेंटरी कंट्रोल के साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी एक प्रैक्टिकल और एफिशिएंट अप्रोच है। अब अगले हिस्से में हम समझेंगे कि LIFO मेथड एक्चुअल प्रोसेस में कैसे काम करता है और इसका ऑपरेशन फीफो से कैसे अलग होता है। हाउ LIFO वर्क्स। अब देखते हैं कि LIFO मेथड असल में काम कैसे करता है। जैसा कि हमने समझा, LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो मटेरियल सबसे आखिर में आता है उसी को सबसे पहले प्रोडक्शन या सेल के लिए इशू किया जाता है, यानी नया स्टॉक पहले निकलता है और पुराना स्टॉक इन्वेंटरी में ज्यादा समय तक पड़ा रहता है। इस सिस्टम में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, LIFO ये अस्यूम करता है कि लेटेस्ट परचेस कॉस्ट को करंट रेवेन्यू से मैच किया जाए। इससे जब मार्केट प्राइसेस बदल रही हो
तो कंपनी को अपने खर्च और प्रॉफिट मार्जिन का एक रियलिस्टिक पिक्चर मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर रॉ मटेरियल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो LIFO मेथड में हाई कॉस्ट मटेरियल पहले इश्यू होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन इसका फायदा यह है कि टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की कैश फ्लो पोजीशन बेहतर रह सकती है। LIFO मेथड ज्यादातर उन मटेरियल्स पर लागू होता है जो टाइम के साथ खराब नहीं होते, जैसे हार्डवेयर, मेटल्स, रॉ मटेरियल्स या ऐसे आइटम्स जो नॉन पेरिशेबल कैटेगरी में आते हैं। कई इंडस्ट्रीज में जहां स्टैकिंग सिस्टम या लेयर्ड स्टोरेज मेथड यूज किया जाता है, वहां LIFO प्रैक्टिकली कन्वीनियंट साबित होता है। हालांकि मॉडर्न वेयरहाउसेज में इसका फिजिकल इंप्लीमेंटेशन थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन डिजिटल अकाउंटिंग सिस्टम्स में ये मेथड अब भी काफी पॉपुलर है, क्योंकि वहां फिजिकल मूवमेंट से ज्यादा फोकस कॉस्टिंग और वैल्यूएशन लॉजिक पर होता है। तो देखा जाए तो LIFO एक ऐसा अप्रोच है जो इन्वेंटरी वैल्यूएशन को रियलिस्टिक और इन्फ्लेशन फ्रेंडली बनाता है, भले ही इसका फिजिकल कंट्रोल हर जगह प्रैक्टिकल न हो। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे LIFO मेथड के फायदे और समझेंगे कि किन सिचुएशंस में ये FIFO से ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। एडवांटेजेस ऑफ LIFO। अब बात करते हैं LIFO मेथड के फायदों की। जैसा कि हमने देखा, ये सिस्टम FIFO के उलट काम करता है, लेकिन इसके कई ऐसे फाइनेंशियल और कॉस्ट मैनेजमेंट बेनिफिट्स हैं जो इसे कुछ सिचुएशंस में ज्यादा प्रैक्टिकल बना देते हैं। सबसे पहले LIFO का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये लेटेस्ट परचेस कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS में शामिल करता है। इससे कंपनी को अपने करंट प्रोडक्शन कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट का एक रियलिस्टिक व्यू मिलता है, यानी जो खर्च आज की मार्केट रेट पर हुआ है वही अकाउंटिंग में दिखता है, जिससे डेटा ज्यादा एक्यूरेट बनता है। दूसरा, जब मार्केट में प्राइसेस लगातार बढ़ रही हो, यानी इन्फ्लेशन पीरियड चल रहा हो, तो LIFO मेथड टैक्सेबल इनकम को कम दिखाने में मदद करता है, क्योंकि हाई कॉस्ट मटेरियल पहले इश्यू होता है और प्रॉफिट ऑटोमेटिकली घट जाता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो और लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर हो जाती है। तीसरा, LIFO मेथड से करंट कॉस्ट और करंट रेवेन्यू के बीच बेहतर मैचिंग होती है, यानी जो खर्च आज हुआ वही रेवेन्यू से डायरेक्टली कंपेयर होता है। इससे मैनेजमेंट को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रू पिक्चर मिलता है। इसके अलावा LIFO लॉन्ग टर्म बजटिंग और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये मार्केट फ्लक्चुएशन को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन को अपने फ्यूचर कॉस्ट स्ट्रक्चर प्लान करने में मदद करता है, और खासकर उन इंडस्ट्रीज में जहां मटेरियल प्राइसेस फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, जैसे मेटल, पेट्रोलियम या हार्डवेयर सेक्टर्स। वहां LIFO मेथड प्रॉफिट रिपोर्टिंग और कॉस्ट प्लानिंग दोनों के लिए एक इफेक्टिव अप्रोच साबित होता है। तो कुल मिलाकर LIFO मेथड इन्फ्लेशन के समय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने में और कॉस्ट अकाउंटिंग को रियलिस्टिक रखने में बहुत मददगार होता है। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे LIFO मेथड की लिमिटेशंस, यानी इसके कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स जिनका ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। लिमिटेशंस ऑफ LIFO। जैसा कि हर सिस्टम के कुछ फायदे होते हैं, वैसे ही LIFO मेथड के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिनकी वजह से ये हर इंडस्ट्री या बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकल नहीं साबित होता। सबसे पहली बात, LIFO मेथड में पुराना स्टॉक लंबे समय तक वेयरहाउस में पड़ा रहता है, क्योंकि नया मटेरियल पहले इश्यू हो जाता है। इससे प्रोडक्ट एजिंग या ऑब्सोलेसेंस की प्रॉब्लम आ सकती है, खासकर तब जब मटेरियल पेरिशेबल यानी जल्दी खराब होने वाला हो। इसलिए फूड, फार्मा या केमिकल जैसी इंडस्ट्रीज में LIFO का यूज करना काफी रिस्की माना जाता है। दूसरा ड्रॉबैक यह है कि LIFO का लॉजिक अक्सर वेयरहाउस के एक्चुअल मटेरियल फ्लो से मैच नहीं करता। फिजिकल मूवमेंट ज्यादातर FIFO पैटर्न में होती है, जो पहले आया वही पहले निकलता है, लेकिन LIFO में उल्टा होता है, जिससे इन्वेंटरी हैंडलिंग और ट्रैकिंग कॉम्प्लेक्स बन जाती है। इसके अलावा अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से भी LIFO हर जगह वैलिड नहीं है। कई देशों में, जैसे IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने वाले रीजन्स में LIFO मेथड ऑफिशियली अलाउ नहीं किया गया है। इससे इसका ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी काफी लिमिटेड हो जाता है। एक और पॉइंट ये भी है कि LIFO मेथड कभी-कभी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू को इनएक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पुराने रेट वाला स्टॉक इन्वेंटरी में पड़ा रहता है और उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू अलग हो सकती है। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेयरहाउस सिस्टम नेचुरली FIFO फ्लो पर चलती है, तो वहां LIFO को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना
काफ़ी डिफ़िकल्ट और कंफ्यूजिंग साबित होता है। तो ये थे LIFO के कुछ मेजर ड्रॉबैक्स, जो ये बताते हैं कि भले ही LIFO फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल हो, लेकिन फिजिकल स्टॉक मैनेजमेंट के लिहाज से हर सिचुएशन में कन्वीनियंट नहीं होता। FIFO vs LIFO कंपैरिजन। FIFO और LIFO में असली अंतर क्या है? दोनों मेथड्स मटेरियल्स को इशू करने के ऑर्डर पर डिपेंड करते हैं। यानी FIFO में जो स्टॉक सबसे पहले आता है उसे सबसे पहले यूज किया जाता है, जबकि LIFO में जो स्टॉक सबसे बाद में आता है वही सबसे पहले इशू किया जाता है। अब अगर बात करें कॉस्ट वैल्यूएशन की, तो FIFO मेथड में पुराने सस्ते स्टॉक पहले निकल जाते हैं, जिससे एंडिंग इन्वेंटरी का वैल्यू ज्यादा दिखता है। वहीं LIFO में नए महंगे स्टॉक पहले निकलते हैं, जिससे इन्वेंटरी वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है। प्रॉफिट के मामले में भी फर्क साफ दिखता है। FIFO इन्फ्लेशन के टाइम पर ज्यादा प्रॉफिट दिखाता है, जबकि LIFO उसी स्थिति में प्रॉफिट को कम करके टैक्स लायबिलिटी घटा देता है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो FIFO ज्यादातर वहां यूज होता है जहां मटेरियल की फ्रेशनेस या एक्सपायरी मैटर करती है, जैसे फूड इंडस्ट्री या फार्मा सेक्टर। वहीं LIFO का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां मटेरियल ड्यूरेबल या नॉन पेरिशेबल हो, जैसे मेटल्स, हार्डवेयर या रॉ मटेरियल्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से FIFO मेथड को ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया है, जबकि LIFO को कुछ अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स जैसे IFRS में अलाउ नहीं किया गया। और अंत में अगर दोनों के ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो FIFO का फोकस होता है क्वालिटी और फ्रेशनेस पर, जबकि LIFO का फोकस होता है कॉस्ट कंट्रोल और टैक्सेशन बेनिफिट्स पर। FIFO और LIFO इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अब बात करते हैं कि FIFO और LIFO को रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज में कैसे लागू किया जाता है। थ्योरी समझना एक बात है, लेकिन असली फर्क तब दिखता है जब हम इन मेथड्स को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में देखते हैं। देखिए, हर इंडस्ट्री का नेचर अलग होता है। कहीं प्रोडक्ट जल्दी खराब हो सकता है, तो कहीं मटेरियल सालों तक वैसा ही बना रहता है। इसी आधार पर कंपनीज तय करती हैं कि उन्हें FIFO अपनाना है या LIFO। FIFO मेथड ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है जहां प्रोडक्ट क्वालिटी और फ्रेशनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे फूड इंडस्ट्री, FMCG सेक्टर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और रिटेल स्टोर्स। यह मेथड इंश्योर करता है कि पुराना स्टॉक पहले निकले, जिससे स्पॉइलेज, एक्सपायरी या ऑब्सोलेसेंस जैसी प्रॉब्लम्स से बचा जा सके। साथ ही मटेरियल फ्लो भी स्मूथ रहता है, जिससे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आसान बनते हैं। अब अगर बात करें LIFO की, तो इसे ज्यादातर उन इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है जहां मटेरियल नॉन पेरिशेबल या बल्क रॉ मटेरियल होता है, जैसे मेटल ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल या ऑयल इंडस्ट्रीज। इन सेक्टर्स में कॉस्ट फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, इसलिए LIFO मेथड से कंपनीज अपनी कॉस्टिंग और टैक्सेशन को बेहतर मैनेज कर पाती हैं। आजकल ज्यादातर कंपनीज ERP सिस्टम्स का इस्तेमाल करती हैं, जहां FIFO या LIFO मटेरियल फ्लो को ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इससे ह्यूमन एरर कम होता है और इन्वेंटरी ट्रैकिंग ज्यादा एक्यूरेट बनती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा भी करती हैं कि फिजिकली तो FIFO फॉलो करती हैं, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए LIFO वैल्यूएशन अपनाती हैं, ताकि प्रैक्टिकल फ्लो भी स्मूथ रहे और अकाउंटिंग में कॉस्ट कंट्रोल भी मेंटेन हो सके। इसलिए सही सिस्टम चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर पड़ता है कॉस्ट कंट्रोल, प्रॉफिटेबिलिटी और ओवरऑल एफिशिएंसी पर। सही मेथड अपनाने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और ऑपरेशंस ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनते हैं। समरी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं FIFO और LIFO के संपूर्ण सार की। हमने देखा कि दोनों ही मेथड्स, चाहे FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो या LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और कॉस्ट वैल्यूएशन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। FIFO मेथड का मुख्य उद्देश्य है कि पुराने मटेरियल्स को पहले इस्तेमाल किया जाए। इससे प्रोडक्ट की फ्रेशनेस बनी रहती है, वेस्टेज कम होता है और कस्टमर तक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचता है। यह मेथड प्रोडक्शन के फ्लो को भी स्मूथ रखता है और मटेरियल ब्लॉकिंग से बचाता है। वहीं दूसरी तरफ LIFO मेथड का फोकस ज्यादा होता है फाइनेंशियल साइड पर। यह करंट मार्केट प्राइसेस के साथ कॉस्ट को अलाइन करता है, जिससे इन्फ्लेशन के समय बिजनेस को टैक्स और कॉस्ट मैनेजमेंट में मदद मिलती है। कई इंडस्ट्रीज इसे इसलिए चुनती हैं ताकि राइजिंग प्राइसेस के प्रभाव को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके। अब यह तय करने के लिए कि कौन सा मेथड सही रहेगा, आपको अपने प्रोडक्ट टाइप, ऑपरेशनल सेटअप और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपकी इंडस्ट्री पेरिशेबल गुड्स से जुड़ी है तो FIFO सबसे बेहतर रहेगा।
लेकिन अगर मटेरियल्स ड्यूरेबल या नॉन पेरिशेबल हैं और प्राइसेस अक्सर बदलते हैं तो LIFO ज़्यादा उपयुक्त होगा। दोनों सिस्टम्स का सही समझ और इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशंस को एफिशिएंसी, कॉस्ट एक्यूरेसी और डिसीजन मेकिंग में एक नया स्तर देता है। कह सकते हैं कि इफेक्टिव इन्वेंटरी मैनेजमेंट ही किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस की बैकबोन होती है। तो दोस्तों, आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमने डिटेल में समझा क्या होता है FIFO और LIFO, कैसे दोनों मेथड्स इन्वेंटरी मैनेजमेंट और कॉस्ट वैल्यूएशन में अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और किन सिचुएशंस में कौन सा मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। अब जब आप किसी वेयरहाउस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या अकाउंटिंग सिस्टम में काम करें तो आपको ये क्लियर रहेगा कि मटेरियल फ्लो और कॉस्टिंग के पीछे एक्चुअल लॉजिक क्या है। यही अंडरस्टैंडिंग आपके प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग और एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है, FIFO या LIFO। और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को, जहां हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।